तुम लड़कों को इत्तिला कर दो कि शाम का अंधेरा फैलते ही यहाँ जमा हो जाएं। हमें आज रात गुलमर्ग की तरफ जाना है। गफ्फूर सर हिलाता हुआ एक तरफ चला गया। उसने कमांडर मुहिब का पैगाम दूसरे आदमी के गोश गुजार कर दिया, जो खेतों की तरफ चला गया। आधे घंटे बाद गफूरा चाय बनाकर ले आया। मैं उस वक्त फर्श पर बिछी हुई चटाई पर लेटा हुआ था। इस कठिन सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। अगर महीना भर बीमार ना रहा होता तो मुझे इस सफर की परवाह भी ना होती। मैं उठकर बैठ गया। चाय के साथ एक प्लेट में तले हुए भेड़ के गोश्त के कतले भी थे। कई रोज बाद दूध की चाय नसीब हुई थी। गोश्त के तले हुए कतले भी मजेदार थे। हम अपने ठिकाने से दोपहर 12 बजे के करीब रवाना हुए थे और इस वक्त 4 बजने वाले थे। भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खूब पेट भर कर गोश्त खा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेट भरते ही मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी और मैं वहीं टांगें फैला कर लेट गया। शदीद थकन की वजह से मैं नींद में भी बेचैन सा रहा, इसलिए ज्यादा देर तक सो भी ना सका। जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त कमरे में कमांडर मुहिब के पास 2 और आदमी बैठे हुए थे। उनमें एक की उम्र 35 के लगभग रही होगी, जबकि दूसरा 26 साल से ज्यादा का नहीं था। कमांडर मुहिब उनसे शायद कोई प्रोग्राम तय कर रहा था। उस वक्त वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कह रहा था, तुम दोनों इसी वक्त मांदर की तरफ रवाना हो जाओ। कमांडर रशीद के आदमी वहां इंतजार कर रहे होंगे। उनसे कहना कि कमांडर रशीद को मेरा पैगाम पहुंचा दें कि हम सुबह 4 बजे तयशुदा मकाम पर मिलेंगे। फिर वो दोनों उठकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने कमांडर मुहिब का वो एक जुमला सुना था, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि 1 महीना पहले गुलमर्ग के करीब जिस भारतीय फौजी कैंप के बारे में बात हुई थी, उस पर हमला करने का मंसूबा बना लिया गया है। कमांडर मुहिब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इसलिए साथ लाया हूँ। 1 महीना पहले तुमने मेरी और कमांडर रशीद की बातें सुनी थीं। गुलमर्ग के करीब उस डिपो में असलहा और गोला बारूद के अंबार लगना शुरू हो गए हैं। यही गोला बारूद वादी के बेगुनाह और मासूम कश्मीरी अवाम पर बरसाया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि इन शैतानों को गोला बारूद इस्तेमाल करने का मौका मिले, हम उस डिपो को तबाह कर देंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, यूं तो उस वसीओ अरीज रकबे पर फैले हुए कैंप पर हमला करने के लिए बहुत से आदमियों की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने और कमांडर रशीद ने तय किया है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। सिर्फ गिनती के चंद नौजवान होंगे जिनका इंतखाब हम दोनों ने किया है, और उनमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। तुम्हारा इंतखाब अगरचे मैंने किया था, मगर तुम्हारे नाम की सिफारिश कमांडर रशीद और अब्दुल गनी लॉन ने भी की थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि 1 मिनट पहले मेरी पूरी बात सुन लो। कमांडर मुहिब ने हाथ उठाकर मुझे कुछ कहने से रोक दिया। हमने कैंप पर हमला करने के लिए जो पार्टी तैयार की है, उसे डेथ स्क्वाड का नाम दिया गया है। लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इस कार्रवाई में खुद अपने जिंदा बच जाने के इम्कानात भी 1% से ज्यादा नहीं हैं। बिलफर्ज अगर तुम लोग मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो, इसलिए अगर तुम इस मर्तबा मैंने उसकी बात काट दी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं कमांडर, लेकिन इस हकीकत से आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि मुजाहिद का उठा हुआ कदम पीछे नहीं होता। वो आगे और सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। अगर मैं अपनी जान का नजराना पेश करके उन भेड़ियों के भट्ट को तबाह करके अपने लोगों को और वादी को एक बड़ी तबाही से बचा लूं, तो मैं 100 मर्तबा मौत के मुंह में कूदने को तैयार हूँ। मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा कमांडर। कमांडर मुहिब चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने बेइख्तियार होकर मेरी पेशानी चूम ली। तुम जैसे नौजवानों में ये जज्बा हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और हमारी मंजिल है आज़ादी। वो जंजीरें एक रोज़ ज़रूर टूटेंगी जिन्होंने कश्मीरियों की आज़ादी सलब कर रखी है। हम इस जन्नत से उन शैतानों को निकालने में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। उसी लम्हे 3 और आदमी कमरे में दाखिल हुए।
उन्होंने भी काश्तकारों की तरह मोटे कपड़े के लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे। वो हम दोनों से हाथ मिलाकर हमारे करीब बैठ गए और वो दोनों गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। कमांडर मुहिब ने उनसे मेरा तारुफ कराया, ये शमरूज है। इसका नाम तुम लोगों के लिए अजनबी नहीं है, ये भी इस मिशन में हमारे साथ होगा। मकबूल और हसन, उसने बारी बारी दोनों जवानों की तरफ देखा। तुम दोनों खाना खाकर शमरूज के साथ गुलमर्ग की तरफ रवाना हो जाओ, लेकिन तुम लोगों को गुलमर्ग नहीं जाना। बिसालपुर बस्ती में हमारा इंतजार करोगे, हम भी रात के पिछले पहर वहां पहुंच जाएंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ऐसी कोई तवक्को तो नहीं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो गुलमर्ग के ऊपर से होते हुए फिरोजपुर पहुंचने की कोशिश करना। समझ गया कमांडर, मकबूल नामी नौजवान ने अस्बात में सर हिला दिया। और मूसा तुम? कमांडर मुहिब ने तीसरे नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी खाना खाकर रहमान को साथ लेकर अब्दुलगनी लॉन की तरफ रवाना हो जाओ। तुम्हें मालूम है अब्दुलगनी लॉन से कहाँ मुलाकात होगी? जानता हूँ कमांडर, मूसा ने भी गर्दन हिला दी। मैं थोड़ी देर बाद उठकर बाहर आ गया। शाम का धुंधलका सा फैलने लगा। मकान से तकरीबन 20 गज आगे शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। मैं नदी के किनारे पर बैठ गया और जूते उतारकर पैर पानी में डाल दिए और आगे झुककर मुंह पर पानी मारने लगा। मैं काफी देर तक नदी के किनारे पर बैठा रहा। सब्जेदार तारीकी की वजह से मच्छर मुझे माले गनीमत समझकर नोच रहे थे। मैं उठकर अंदर आ गया, जहां अब केरोसिन लैंप रोशन कर दिया गया था। वो तीनों नौजवान अब भी कमांडर के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी खामोशी से बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। 8 बजे के करीब गफूर ने हमारे सामने दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगा दिया। उबले हुए चावल और मसूर की पतली सी दाल थी, लेकिन ये दाल चावल खाकर भी मजा आ गया। खाने के बाद चाय भी पी गई और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद में मकबूल और हसन रवानगी के लिए तैयार हो गए। कमांडर मुहिब ने बड़ी गर्म जोशी से हमें रुखसत किया था और हम तीनों खेतों में एक पगडंडी पर चल पड़े। मकबूल आगे था, मैं बीच में और हसन पीछे। इन दोनों के ढीले चोगों के नीचे भी ऑटोमेटिक राइफलें छुपी हुई थीं। 12 मौला से गुलमर्ग का फासिला 20-22 मील के लगभग था और मैं समझ रहा था कि शायद ये फासिला हमें पैदल ही तय करना होगा, लेकिन तकरीबन 200 गज का फासिला तय करके हम रुक गए। सामने एक जगह लालटेन सी मध्यम की रोशनी नजर आ रही थी। वो बहुत बड़ा छप्पर था जिसके नीचे भेड़ों और बकरियों का एक बहुत बड़ा बाड़ा था और एक तरफ चंद खच्चर भी बंधे हुए थे। हम जैसे ही वहां पहुंचे, एक आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। ये वो आदमी था जिसे मैंने शुरू में गफूर के साथ देखा था। हमारी आवाजें सुनकर भेड़ें और बकरियां भी मिमियाने लगी थीं और फिर एक खच्चर भी हिनहना उठा। उसने शायद भेड़ों और बकरियों को इस तरह शोर मचाने पर सरजनिश की थी और हैरत अंगेज तौर पर भेड़ें और बकरियां खामोश हो गईं। उस शख्स ने मकबूल की तरफ देखते हुए कहा, खच्चर तैयार हैं, तुम लोग रवाना हो जाओ। वहां कई खच्चर थे। उस शख्स ने 3 खच्चरों की रस्सियां खोलकर हमारे हवाले कर दीं। यही रस्सियां लगाम का भी काम दे रही थीं। मेरा ख्याल था कि खच्चरों पर पूरी जीनें कसी हुई होंगी, मगर हर खच्चर की पीठ पर नुमदे या पुराने कंबल का एक एक टुकड़ा पड़ा था और दोनों तरफ रकाबें लटकी हुई थीं। मुझे तो खच्चर की नंगी पीठ पर भी सफर करने का तजुर्बा था, इसलिए मैं उछलकर अपने खच्चर पर सवार हो गया और लगाम थाम ली। हमारी फॉर्मेशन वही थी, यानी आगे मकबूल, उसके पीछे मैं और आखिर में हसन। खच्चर खासे सेहतमंद थे। शुरू में तो रफ्तार कुछ कम रही, फिर मकबूल ने खच्चर दौड़ाना शुरू कर दिया। इन इलाकों में जहां दिन के वक्त कदम कदम पर भारतीय फौजियों की किसी न किसी गश्ती पार्टी से आमना सामना हो जाता था, मुजाहिदीन के लिए रात के वक्त सफर करना ज्यादा महफूज था। भारतीय फौजी रात के वक्त अपनी छावनियों और कैंपों से बाहर निकलने की हमाकत नहीं करते थे, जबकि मुजाहिदीन बला खौफ व खतर अपनी नकल व हरकत जारी रखते थे।
भारतीय फौजी कैंपों पर उनकी छापा मार कार्रवाइयां भी रात ही को होती थीं। वो भारतीय फौजियों पर मौत बरसाकर रात की तारीकी में पहाड़ों में रूपोश हो जाते थे। बाज मकामात ऐसे थे जहां भारतीय फौजियों ने चौकियां कायम कर रखी थीं, लेकिन ये चौकियां आबादियों के करीब आम गुजरगाहों पर थीं, जबकि हम पहाड़ियों में ऐसे तंग रास्तों पर सफर कर रहे थे जहां किसी फौजी पार्टी से आमना सामना होने का अंदेशा नहीं था। रास्ता अगरचे खासा कठिन था, लेकिन हमारी रफ्तार भी खासी तेज थी। इस तरह हम 11:30 बजे के करीब बिसालपुर पहुंच गए। बिसालपुर गुलमर्ग से तकरीबन 5 मील दूर 30-40 घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। पहाड़ के दौरान में आबाद इस बस्ती के अतराफ में घना जंगल था। एक तरफ जमीन काश्त के काबिल थी, जहां मौसम के मुताबिक फसलें उगाई जाती थीं। मुख्तसर सी खेती बाड़ी के अलावा जंगल की कटाई का सिलसिला भी जारी था। असल कमाई तो उन लोगों की थी जो जंगल की कटाई का ठेका लेते थे। मकामी लोग तो बेचारे दिन रात मेहनत करके बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाते थे। बस्ती के बाहर दूर तक कटे हुए दरख्तों के अंबार लगे हुए थे। 2-3 देव कामत आरा मशीनें थीं, जिन पर सुबह से शाम तक काम होता था, लेकिन उस वक्त हर तरफ सन्नाटा था। बस्ती में दाखिल होते हुए भी मकबूल का खच्चर आगे था। बिलाखिर वो एक मकान के दरवाजे पर रुक गया और हल्की सी दस्तक के जवाब में दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो एक उधेड़ उम्र औरत थी जिसने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। हम खच्चरों से उतर आए थे और उस औरत ने लालटेन की रोशनी में हमारे चेहरे देखे। मकबूल और हसन को तो वो शायद पहचानती थी, लेकिन मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में उलझन सी तैरने लगी। परेशान ना हो मासी, ये हमारा ही साथी है, मकबूल ने उसकी उलझन को ताड़ते हुए बताया। औरत ने अंदर की तरफ देखकर हल्की आवाज में किसी को पुकारा तो फौरन ही एक आदमी दरवाजे पर पहुंच गया। वो भी उसकी तरह उधेड़ उम्र था। औरत उस शख्स को मुखातिब करते हुए बोली, नूर मोहम्मद, हसन और तीनों खच्चरों को अहमद भाई की तरफ ले जाओ और तुम दोनों अंदर आ जाओ। आखिरी अल्फाज उसने मुझे और मकबूल को मुखातिब करते हुए कहे थे। नूर मोहम्मद तीनों खच्चरों और हसन को लेकर गली में आगे चला गया। मैं और मकबूल मकान में दाखिल हो गए। उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें इशारा करते हुए सहन में एक तरफ चलने लगी। सहन खासा वसी और अरीज था और सामने 2 कमरे थे। एक कमरा बाएं तरफ था। एल शक्ल के बने हुए इन कमरों के सामने कुशादा बरामदा भी था। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरी नज़र अंदर की तरफ उठ गई। सामने ही फर्श पर एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। मैं रुके बगैर दरवाजे के सामने से गुजरता हुआ साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया और वो उधेड़ उम्र औरत भी हमारे साथ ही कमरे में दाखिल हुई थी। उसने लालटेन कमरे के एक कोने में रख दी और पूछने लगी, तुम लोग खाना खाओगे या चाय पियोगे? मकबूल ने जवाब दिया, ना खाना ना चाय, बहुत थके हुए हैं मासी, इस वक्त तो सो जाना चाहते हैं। ये सुनकर औरत वापस चली गई और मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। फर्श के आधे हिस्से पर दरी बिछी हुई थी और आधे हिस्से पर चटाई थी। दरी पर एक बिस्तर भी बिछा हुआ था और 2 कंबल पड़े हुए थे। साथ ही मेले से तकिए भी रखे हुए थे। दीवार पर लगी हुई खूंटियों पर चंद कपड़े टंगे हुए थे, जिनमें 2 जनाना जोड़े भी थे। बिस्तर को देखकर अंदाजा होता था कि अहले खाना को हमारी आमद की इत्तिला पहले से थी और हमारे लिए सोने का बंदोबस्त कर रखा था। मैंने अपने कंधे पर लटकी हुई SMG दीवार के साथ खड़ी कर दी, जूते उतार कर एक तरफ डाले और बिस्तर पर ढेर हो गया। खच्चर पर तकरीबन 4 घंटों के सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था और मैं लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो खुले हुए दरवाजे के बाहर आंगन में धूप फैली हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, मकबूल कमरे में मौजूद नहीं था। मेरी SMG गायब थी और मकबूल की राइफल भी नजर नहीं आ रही थी। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया
اور پھر باہر سے مقبول کی آواز سن کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مقبول اس ادھیڑ عمر عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ عورت نے میری طرف دیکھا اور پھر صحن کے باہر والے دروازے کی طرف چلی گئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مقبول کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی، مقبول، ہماری رائفلیں غائب ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔